नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपन क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी बढ़िया, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद टाइप की हो रही होगी। दोस्तों, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और आपके लिए हमारी टीम ने आपके लिए एक स्पेशल कोड डिज़ाइन किया है, जिससे आप जिस कोड को अप्लाई करते ही आपका टेस्ट सीरीज़ की प्राइस जो है घट जाएगी। तो वो कोड क्या है? तो दशहरा 100। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब मेरा टेस्ट लें और उस पे दशहरा 100 कोड अप्लाई करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ का प्राइस जो है घट जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में पेड सीरीज़ पे आप जाना है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये हमारे कोर्सेज़ आपको दिखाई देंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटी के कोर्सेज़ दिखाई देंगे। दोनों को ही जैसे ही आप कोड दशहरा 100 लगाएँगे तो उसका प्राइस ₹334 हो जाएगा। टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही कोर्स है। अगर दोस्तों आपको फ्री टेस्ट देना है तो एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट में चले जाइए। और दोस्तों, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, कोई जॉब से रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे एप्लीकेशन में एक यहाँ पे एक छोटा-सा सेक्शन है, जहाँ पे नोटिस के बारे में दिया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और यूट्यूब की क्लासेस अगर आप प्लेलिस्ट से देखना चाहते हैं, तो आप सीधे यहाँ पे यूट्यूब पे ना जाके एप्लीकेशन में जैसे ही आप यहाँ पे यूट्यूब क्लिक करेंगे, तो आप हमारी अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, ये टेलीग्राम का हम लोगों ने जो पहल शुरू की है, वो आपकी वजह से बहुत अच्छा चल रहा है। मैं चाहूँगा कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। कई लोग पूछ रहे हैं टेलीग्राम पे क्यों जुड़ना है? तो टेलीग्राम पे जुड़ने का मेन मकसद ये है कि आपको पर डे एक फ्री टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, जो आपको एप्लीकेशन पे कराया जाएगा। तो एक तो ये देखिए, आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट मिल जा रहा है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने टेस्ट का प्राइस वैसे भी बहुत कम कर दिया है और कोड भी अप्लाई कर दिया है। तो जो दोस्त हमारा कोड अप्लाई कर लेंगे, उनको ₹334 का हमारा कोर्स मिलने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी सरकारी नौकरी लगे, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको टेस्ट लगातार देना पड़ेगा, आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम तभी निकलता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप जान रहे हैं कि हमारे अनिल सर आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। कभी ये चित्रों वाली श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, तो कभी ऑफलाइन बैचेस के लिए कह रहे हैं। तो आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख रहे हैं। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में अनिल बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप बस इतना करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। हम ज़्यादा पैसे की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मकसद है कि कला का कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे कहीं भी रह रहा हो, चाहे गाँव में रह रहा हो, शहर में रह रहा हो, उसके तक हमारी ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज में आपने यूट्यूब में देखा होगा कि अनिल कितनी ही मेहनत कर रहे हैं। हर क्वेश्चन के चारों टॉपिकों पे डिस्कशन लगातार कर रहे हैं। बार-बार आपको डेट ऑफ बर्थ लिखवा रहे हैं, प्लेस लिखवा रहे हैं और क्वेश्चन इतना ज़्यादा आपको याद करा देंगे, इतना ज़्यादा याद करा देंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। और सर पे एग्ज़ाम आ चुका है दोस्तों, आप एकदम आराम मत करिए, एकदम लगे रहिए, क्योंकि यह समय है मेहनत करने का। इतने साल अगर आप लोगों ने इंतज़ार किया है, तो कुछ महीने और सही। और इस बार मैं सही बता रहा हूँ, अगर जो व्यक्ति मेहनत दिल से करेगा, उसकी नौकरी पक्की है दोस्तों। तो मैं अनिल सर को बुलाऊँगा कि वो अभी क्लास स्टार्ट करें। तो अनिल सर, आप आ जाएँ, आपके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अनिल सर की वीडियो पे जब कमेंट करते हैं, और अनिल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आप इस क्लास का पूरा फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और बाकी की क्लासेस अनिल सर आपको कराएँगे, बाकी इन्फॉर्मेशन अनिल सर आपको देंगे। तो गाइज़, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। आज का जो पेपर है आप लोगों का, ये ऑफलाइन में हमने कराया है आज ही, और इसको सॉल्व जो है हम ऑनलाइन में आप सभी के लिए करा रहे हैं, ठीक है। इस ऑफलाइन बैच का पेपर जो है हम पर डे 125 क्वेश्चन करा रहे हैं, और जो इसका सॉल्यूशन जो है आपको हर रोज़ जो है आपको ऑनलाइन मिलता रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या जो है ऑफलाइन बैच में हम कितने करा रहे हैं, 125 क्वेश्चन करा रहे हैं। 125 क्वेश्चन का श्रृंखला जो है हम हर रोज़ करा रहे हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन का श्रृंखला
हर रोज करा रहे हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए 1 से सवा घंटा, ठीक है। 1 से सवा घंटा में आपको हम 125 क्वेश्चन के जगह पे आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन तो आपको निकाल ही देंगे, क्योंकि हर ऑप्शन पे हम डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन में डिटेल में जहां बात करना है कर रहे हैं, क्योंकि 1 से सवा घंटा में ही आपको खत्म करना है, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये ऑफलाइन बैच का प्रैक्टिस सेट 5 है। प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का पेपर है। इसके पहले हमने 4 पेपर करा चुका है। अगर आप लोगों में से वो पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लो आप, ठीक है। क्योंकि 125 क्वेश्चन के मतलब 125 क्वेश्चन नहीं है। 125 की जगह पे हम कम से कम 500, 700, 1000 क्वेश्चन हम आपको 125 क्वेश्चन में निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे हैं 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट तो उससे देख लीजिए, फिर आप 5वां देखिएगा, या इसको देख लो फिर उसको देखना। कोई जरूरी नहीं है कि ये देखे वो बाद में देखे, ठीक है। तो आप इसे भी पहले देख लो, इसी को पहले देख लो, फिर बाद में उसको देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनमें से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी है? ऑप्शन है पोस्टर रंग, पेस्टल रंग, जल रंग, टैल रंग। तो इनमें से कौन से रंगों का माध्यम क्या है? पारदर्शी है। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा रंग जो है पारदर्शी है? तो क्या हो जाएगा आपके? जल रंग, ठीक है। पेस्टल रंग, पोस्टर रंग, टैल रंग, ये सारे जो कलर है अपारदर्शी है, ठीक है। ये तीनों कलर जो है अपारदर्शी है, लेकिन जल रंग जो है पारदर्शी है। याद रखिएगा, जल रंग का खोज जो है इंग्लैंड में हुआ था। कौन किया था? इंग्लैंड में हुआ था। जल रंग के खोज कभी एग्जाम में आ जाता तो कहा हो जाएगा? इंग्लैंड में हुआ था। कौन किया जल रंग के खोज? तो पालसेन बाई, याद रखिएगा। जल रंग का पितामह कौन है? पालसेन बाई है। भारत में जल रंग जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो कंपनी शैली में भारत में जल रंग कंपनी शैली से माना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में जल रंग जो है कंपनी शैली से आया था। उसके पहले भारत में 19वीं सदी के पहले भारत में टेम्परा माध्यम में चित्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? वुडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? क्या हो जाएगा? सेरिग्राफी, इंट्रोगोलियो, पेलोनोग्राफी, रिलीफ फोर्सेस। तो वुडकट और लिनोकट जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो वुडकट और लिनोकट जो किसके अंतर्गत आते हैं? क्या हो जाएगा? तो वुडकट और लिनोकट जो है आपके रिलीफ फोर्सेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। वुडकट जो और लिनोकट जो है रिलीफ फोर्सेस में किया जाता है, ठीक है। रिलीफ फोर्सेस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अगर क्वेश्चन आता है भारत में वुडकट की खोज किसने किया था? तो सनतकर, याद रखिएगा। भारत में वुडकट किसने लाया था? तो सनतकर जो है बंगाल शैली के कलाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चासूस कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? कविता, संगीत, साहित्य, चित्रकला। तो चासूस कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? तो चासूस कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? तो चासूस कला के अंतर्गत आपको पता है चित्रकला आता है। जासूस कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? तो चित्रकला आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो शांति निकेतन जो है किस स्टेट में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो शांति निकेतन क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जो है शांति निकेतन जो है बोलपुर गांव में है। और इसकी स्थापना जो 1901 ईस्वी में जो है कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में छपाई मशीन 1556 में कहाँ लगाई गई? भारत में छपाई मशीन 1556 में कहाँ लगाई? कोलकाता, मद्रास, दिल्ली, गोवा। तो क्या हो जाएगा? भारत में छपाई मशीन 1556 में कहाँ लगाई गई? तो गोवा में लगाई। 1556 में जो है छपाई मशीन जो है आपके गोवा में लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध है कास्ट कला के लिए, प्लास्टिक कला के लिए, मोजाइक कला के लिए, धातु कला के लिए। तो बाइजेंटाइन कला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाइजेंटाइन कला किस लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा? मोजाइक कला। बाइजेंटाइन कला कहाँ की कला है? इटली की। कहाँ की है? इटली की है। बाइजेंटाइन कला का प्रारंभ अगर कभी पूछ देता है तो कब से कब हुई थी? तो 330 से स्टार्ट हुआ था और 1553 ईस्वी तक चली थी, ठीक है। 330 से स्टार्ट होके
1553 तक चली। बोले तो 14 से 4 से 15वीं शताब्दी ईस्वी की जो है क्या हो जाएगा आपकी बाइजेंटाइन कला, याद रखिएगा। और किस धर्म से संबंध, ये ईसाई धर्म से संबंधित कला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? दरबारी जीवन, लोक जीवन, पौराणिक, हिंदू कथानक, परी कथा है। क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा का चित्रों का मुख्य विषय क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पौराणिक, हिंदू कथानक। याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पौराणिक, हिंदू कथात्मक। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था इनका? केरल में हुआ था। किस लिए फेमस है ये? चित्रकार के लिए फेमस है। भारत में क्या लाए थे? ओलियोग्राफ लाए थे। कब लाए थे? 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निगेटिव से फोटो बनाने का कार्य किससे किया जाता है? सेफ लाइट से, टाइमर से, मार्किंग बोर्ड से, एनलार्जर से। क्या हो जाएगा? निगेटिव से फोटो बनाने के कार्य किससे किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? एनलार्जर। याद रखिएगा, निगेटिव से फोटो बनाने का कार्य किससे किया जाता है? एनलार्जर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? वेलनी बंधु, केरेकी बंधु, वन आइक बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तो कौन हो जाएगा? वन आइक बंधु। ठीक है, वन आइक बंधु जो थे ये तेल चित्रण का आविष्कार किए थे। और तेल चित्रण का आविष्कार किस देश से हुआ था? तो क्या हो जाएगा? नीदरलैंड या हाईलैंड। तो वन आइक बंधु जो है कहाँ के? नीदरलैंड या हाईलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वन आइक बंधु जो थे ये नीदरलैंड के ही थे। और तेल चित्र जो है आपकी कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो नीदरलैंड से ही हुआ था। कौन किया था? वन आइक बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी तकनीक भित्ति चित्रकारी से संबंध है? ग्राफिक, फेस्को, म्यूरल, टेम्परा। तो भित्ति चित्रण से संबंधित है। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? फेस्को। याद रखिए, कौन सी तकनीक जो भित्ति चित्रकारी से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? फेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथिक कला प्रसिद्ध है रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए, कोलाज चित्रण के लिए, कागजी चित्रण के लिए, कपड़े पर चित्रण के लिए। तो गोथिक कला किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है? रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। गोथिक कला जो है क्या है? वस्तु कला शैली के लिए जानी जाती है। गोथिक कला जो है किस लिए फेमस है? वस्तु कला के लिए फेमस है। कहाँ की है? फ्रांस की। गोथिक कला का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो 12 से 13वीं शताब्दी ईस्वी में। 12 से 13वीं शताब्दी ईस्वी की गोथिक कला है। ठीक है, और कहाँ की है? फ्रांस की। और किस लिए फेमस है? रंगीन के कांच की खिड़कियों के लिए गोथिक कला जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किस आकार के होते हैं गोथिक कला के बिल्डिंग? नोकीले। ठीक है, किस आकार के होते हैं? नोकीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनुरंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? 3, 1, 2, 4। अनुरंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो अनुरंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? 2 दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ठंडा रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, पीला, नीला। तो ठंडा रंग कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नीला। लाल, नारंगी, पीला ये दोनों गर्म, तीनों गर्म रंग है। ठीक है, लेकिन नीला क्या हो जाएगा? ठंडा रंग हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची का प्रमुख चित्र है गुर्निका, मोनालिसा, स्नार्थी, रात्रि दृश्य। तो लियोनार्डो दा विंची का प्रमुख चित्र क्या हो जाएगा? मोनालिसा हो जाएगा। मोनालिसा कब बनाया था इन्होंने? 1500 से 1504 ईस्वी तक। कब बनाए थे इन्होंने? 1500 से स्टार्ट किया था और 1504 ईस्वी में इसको कंप्लीट किया था मोनालिसा को। तो ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता में कितनी गुफाएं है? 20, 30, 10, 40। तो अजंता में कितनी गुफाएं? 30 गुफाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अजंता में शायद गुफाएं कितने हैं? 5, 9, 10, 19, 26, 29। हीनयान से कितनी है? 5। कौन कौन? 8 से 13। ठीक है, 13 कभी नहीं रहता, 15 भी सही कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा क्या तात्पर्य है? जली हुई मिट्टी, सूखी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, गीली मिट्टी। तो टेराकोटा का तात्पर्य क्या होता है? तो जली हुई मिट्टी। ध्यान रखिए, टेराकोटा का मतलब क्या होता है? जली हुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा शब्द षडंग से संबंध नहीं रखता है? रूप, भेद, लावण्य, प्रमाण, लय।
तो कौन सा शब्द जो है षडंग से संबंधित नहीं रखता है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा संबंध नहीं रखता है षडंग से? तो रूप भेद है, लावण्य भी है, प्रमाण भी है, लय नहीं रखता है। ठीक है, तो लय जो है नहीं रखता है षडंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टामिरा की गुफा चित्र किस काल के हैं? पुनरुत्थान काल के, बरोक काल का, प्रागैतिहासिक काल के, बिजेंटाइन काल के? तो अल्टामिरा की गुफा किस काल की है? प्रागैतिहासिक काल की। अल्टामिरा की गुफा की खोज कब हुई थी? 1879 ईस्वी में। कौन गया था? कौन किया था अल्टामिरा गुफा? 1879 में जो है मार्सोलिनो द सांतुओला ने किया था। कौन हो जाएगा? मार्सोलिनो द सांतुओला ने जो है 1879 में अल्टामिरा की गुफा खोज हुआ था। अल्टामिरा की गुफा कहाँ पे है? तो स्पेन में है। कहाँ पे है? स्पेन में है, और ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, पुनरुत्थान काल जो है आपके इटली में चली थी 14 से 16वीं शती ईस्वी तक। ठीक है, कहाँ चली थी? 14 से 16 इटली में चली थी, 200 साल तक चली थी ये। बरोक कला जो है आपका ये भी इटली में चली थी। कब चली थी? 1600 से स्टार्ट हुआ था और 1750 ईस्वी तक चली थी, यानी 16 से 18वीं ईस्वी में जो है इटली में चली थी ये। बजेंटाइन कला जो है 330 से स्टार्ट हुआ था और 1453 ईस्वी तक चली थी, और ये भी कहाँ की है? इटली की है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? अल्टामिरा गुफाओं के चित्र किस काल से है? तो प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशुओं का शिकार, पौराणिक? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुओं का शिकार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बंधेज किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल? बंधेज क्या हो जाएगा? तो बंधेज जो आपको पता है राजस्थान से। ठीक है, बंधेज जो किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना कहाँ शुरू हुआ था? जापान, चीन, भारत, इंग्लैंड? तो सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना कहाँ शुरू हुआ था? चीन में। तो छापा चित्र भी जो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में चीन में सबसे पहले हुआ था। भारत में कब हुआ था? 1350 यानी 14वीं सदी में हुई थी। तो सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना चीन, या छापा चित्रण का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अगर आप हमारे चैनल से मतलब टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम से आप प्लीज जुड़ जाइए। और यहाँ पे जो है हम लोग हर रोज, हमारी टीम ने हर रोज जो है आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्री टेस्ट जैसे कि हर आगामी एग्जाम को ध्यान में रख के, जैसे यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इमारत, बीपीएससी, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग को हर रोज अलग अलग कोई मॉडल पेपर मिल रहा है, कभी टॉपिक वाइज मिल रहा है। तो ठीक है, आप एक काम करो, इससे इस बार कोड के स्कैन करके आप क्या तो यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां से मन करे थे जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा। और जो टेस्ट आपको देना है, आप टेलीग्राम में जो लिंक दिया जा रहा है उससे आप ना देके आप एप्लीकेशन से दिया करो। ठीक है, एप्लीकेशन से दोगे तो क्या फायदा है? आपको वहां पे गलत सही देखने को भी मौका मिलेगा, स्कोर भी देखने को मिलेगा। तो ये सब सुविधा जो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, टेलीग्राम पे नहीं। लेकिन जुड़ेंगे आप टेलीग्राम में, क्योंकि लिंक जो है आपको टेलीग्राम से ही मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात? तो मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई है? तो आपको पता है बिहार। बिहार में कहा? जितवारपुर। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? बिहार के जितवारपुर के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका? मुद्रण कला बोले तो छापा कला की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? चीन। मुद्रण कला या छापा कला का आविष्कार जो है चीन से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की क्या कहते हैं? अंतराल रेखा, आकार, पोत? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया,
अब दोनों के बीच की दूरी अगर मिला देते तो क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है धर्म, विज्ञान, गणित, ज्योतिषशास्त्र। तो क्या हो जाएगा, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है किससे, धर्म से। क्या हो जाएगा, धर्म से हो जाएगा। बैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, दुर्गा मंदिर, आईहोल, विदेश्वर मंदिर, तंजौर। क्या हो जाएगा, तो बैकुंठ विष्णु मतलब बात करें तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा आपका खजुराहो का। ध्यान में रखिएगा, बैकुंठ मंदिर मतलब लक्ष्मण, बैकुंठ जो है विष्णु भगवान का निवास स्थान है, ठीक है, इसलिए। और ये लक्ष्मण जो है इनके क्या बोलते हैं, इनके रूप है, तो ये इसलिए जो है लक्ष्मण मंदिर क्या हो जाएगा, खजुराहो हो जाएगा। लिंगराज मंदिर जो है आपके भुवनेश्वर है, उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर लिंगराज मंदिर, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन सा उड़ीसा का, लिंगराज मंदिर है। दुर्गा मंदिर जो है ये आईहोल का है, ठीक है, आईहोल कर्नाटक का है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया दुर्गा मंदिर कहाँ है, आईहोल कर्नाटक में। ये भी सबसे श्रेष्ठ मंदिर है आईहोल समूह का। विदेश्वर मंदिर का तंजौर में है, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है। दक्षिण भारत के सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, विदेश्वर मंदिर है, जो 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कौन बनवाया था, राजा राज चोल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से साधारणतः किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष व स्वर्ण युग के रूप में स्थान दिया जाता है, कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल। तो क्या हो जाएगा, उत्तरी भारत की कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से साधारणतः किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष या वह स्वर्ण युग के रूप में स्थान दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, गुप्त काल हो जाएगा, गुप्त काल हो जाएगा, ठीक है। तो गुप्त काल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोककालीन अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम पोटेडी पैथेनलर द्वारा की गई, इसका समय वर्ष ज्ञात करिए। क्या हो जाएगा, तो पोटेडी पैथेनलर द्वारा जो की गई थी, कब की गई थी, 1750 ईस्वी में की गई थी। और इसको पढ़ा किसने था, जो अभिलेखों जो मिला था, इसको पढ़ने का काम कौन किया था, जेम्स स्मिथ। जेम्स प्रिंसेस जो है इसकी पढ़ने का काम किए थे, कब, 1837 ईस्वी में पढ़े थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सल्तनत काल की प्रथम इमारत मस्जिद मानी जाती है, चेरामन, जुमा की मस्जिद, कुवत इस्लाम मस्जिद, खाने जहां, तेलंगनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सल्तनत काल की प्रथम इमारत मस्जिद मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में, कुतुब मीनार के परिसर में, ठीक है। कुवत इस्लाम मस्जिद जो है ये सल्तनत काल के प्रथम इमारत या प्रथम मस्जिद है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे, सवाई जय सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो क्या हो जाएगा, जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त हुए थे, सवाई प्रताप सिंह, याद रखिएगा। सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्ति थे। कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय किस गुलाम मसीह शासक को जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, फिरोज शाह, आपके इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। कुतुब मीनार जो है कितने ताले में, 5 ताला में, ठीक है। पहले ताला का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है इल्तुतमिश किए थे। तो वही बात हो रही है, कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय किस गुलाम वासीय शासक को जाता है, तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोककालीन स्तंभों पर स्मिथ व चार्ल्स फैब्री ने किस देश का प्रभाव माना था, भारत, चीन, जापान, ईरान, फारस। तो अशोककालीन स्तंभों पर स्मिथ और चार्ल्स फैब्री ने किस देश का प्रभाव माना था, तो ईरान, फारस। जो अशोक के समय में जो वो बने स्तंभ बने हैं, ठीक है, वो किससे प्रभावित था, तो ईरान से, ठीक है। कौन माना है, स्मिथ और वह चार्ल्स फैब्री ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सुकरात का जन्म स्थान हुआ था यूनान, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन। सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था,
सुकरात का जन्म जो आपके यूनान में हुआ था, ठीक है। 469 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पूर्व के दैत्य के रूप में प्रसिद्ध मार्तंडेय सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया? चंदेल वंश, गुप्त वंश, कारकोट वंश। तो क्या हो जाएगा? तो पूर्व के दैत्य के रूप में प्रसिद्ध मार्तंडेय सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? करकोट वंश, ठीक है। करकोट वंश जो है कश्मीर में थे। मार्तंडेय मंदिर कहाँ है? ये भी कश्मीर में, ठीक है। तो कश्मीर में कौन बनवाया था? करकोट वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? 6, 5, 3, 4। तो परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से घन में कितने पक्ष दिखाई देते होते कितने? 6। दिखाई कितने देते हैं? 3। तो दिखाई पूछा है तो 3, होते कितने? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ढलाई विधान का विपरीत अवरोही क्रम है, तो क्या हो जाएगा? वैक्सीन, मेक ऑफ मोल्ड, फायरिंग ऑफ मोल्ड, डिस्ट्रॉय ऑफ मोल्ड। तो क्या हो जाएगा? धातु ढलाई विधान का विपरीत अवरोही क्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा? विपरीत अवरोही क्रम मतलब उल्टा बताना है हमको। तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय ऑफ मोल्ड करेंगे पहले, उसके बाद में फायरिंग ऑफ मोल्ड करेंगे, फिर मेक ऑफ मोल्ड, फिर वैक्सीन करेंगे, ठीक है। अगर इसी को सीधा पूछता कि आरोही क्रम पूछ दिया ना, ठीक है। अगर आरोही ना पूछ के रोही और रोही पूछता तो आप ये कर देते। सीधा अगर पूछता तो वैक्सीन, फिर मेक ऑफ मोल्ड, फिर फायरिंग ऑफ मोल्ड, फिर डिस्ट्रॉय ऑफ मोल्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है इसलिए इसका डी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मदुरई तमिलनाडु में स्थित मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? चोल वंश, विजय राजवंश, नायक वंश, पांड्य वंश। तो क्या हो जाएगा? मदुरई तमिलनाडु में स्थित मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो नायक वंश, याद रखिएगा। जो मदुरई तमिलनाडु में स्थित मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया? नायक वंश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध रमप्पा मंदिर का निर्माण किस मंदिर स्थापत्य शैली में हुआ था? नागर, बेसर, द्रविड़, उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? भारत में 39वें विश्व धरोहर, टोटल कितने विश्व धरोहर है वर्तमान में? 43 है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 43, जिसमें से 39वां विश्व धरोहर जो है स्थल 1939वां विश्व धरोहर जो है आपके रमप्पा मंदिर है। इसका निर्माण किस शैली में हुआ है? तो किस शैली में हुआ? बेसर शैली में हुआ, ठीक है। याद रखिएगा किस शैली में रमप्पा मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? बेसर शैली में हुआ है। और यूनेस्को में कौन से नंबर का है? तो 39वें नंबर का है। हटकेश्वर मंदिर, अशोकलांत मंदिर भारत के किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, जयपुर, राजस्थान और असम। हटकेश्वर मंदिर, अशोकलांत मंदिर जो भारत के किस प्रांत में स्थित है? क्या हो जाएगा? असम, याद रखिएगा। हटकेश्वर मंदिर, अशोकलांत मंदिर जो है भारत के किस प्रांत में स्थित है? असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? एक्रेलिक रंग, तेल रंग, मोम। तो बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? बाटिक में जो है आपका मोम का यूज किया जाता है। बाटिक जो है किस पे किया जाता है? कपड़े पे किया जाता है। और क्या यूज किया जाता है? मोम यूज किया जाता है बाटिक में। बाटिक चित्रण जो है कपड़े पे होता है, क्या यूज करते हैं? मोम यूज करते हैं। सब संगमरमर स्थापत्य कला के विशिष्ट उदाहरण दिलवाला के जैन मंदिर स्थापित है गिरनार राजस्थान, चित्तौड़ राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगमरमर स्थापत्य कला के विशिष्ट उदाहरण दिलवाला के जैन मंदिर जो है स्थापित है तो कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान। किस धर्म से संबंधित है ये दिलवाला का जैन मंदिर? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में किस
24 तीर्थंकरों में से कौन से नंबर के? प्रथम। क्या नाम है उनका? ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है दिलवाला का जैन मंदिर। किससे बना है? संगमरमर में से बना हुआ है। कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में है। और कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। यहाँ पे दिलवाला के जैन मंदिर में कितने मंदिर का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्तूप प्रतीक है महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, समाधि, संबोधि। स्तूप प्रतीक है, क्या हो जाएगा? तो स्तूप किसका प्रतीक है? समाधि, याद रखिएगा। स्तूप प्रतीक जो है आपके समाधि का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? रीति, उक्रांति, अलंकार, औचित्य। तो क्या हो जाएगा? उक्रोती हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो उक्रोती, याद रखिएगा। उक्रांति हो जाएगा। कुंतक, उक्रांति, कुंतक, उक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेस्टो तकनीक संबंधित है चित्रकारी से, छपा चित्र से, मूर्तिकला से, फोटो से। इन्फेस्टो किससे संबंधित है? तो इन्फेस्टो जो है आपके चित्रकारी से है, ध्यान रखिएगा। इन्फेस्टो जो किससे किया जाता है? नाइफ, चाकू, छुरी, ठीक है। मोटे धरातल के ऊपर जो है मोटे मोटे कलर लगाते, उसको परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे 3D भी दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत क्या अर्थ है? पोत का क्या अर्थ है? वर्ण की शुद्धता, तल का गुण, निश्चित आकार वाला क्षेत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पोत क्या होता है? तल का गुण या धरातल का गुण, ठीक है। तल का गुण या धरातल का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या किसने लिखा है कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है? सुजान के लैंगर, बेना, दोतेट, क्रोचे, रस्तु, आरजी कालिंगवुड। क्या हो जाएगा? या किसने लिखा अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली है? तो सुजान लैंगर, याद रखिएगा। और ये सब चारों क्या है? सुंदर शास्त्री है। बेना दो तो क्रोचे जो है ये भी कला समीक्षक हैं, दार्शनिक हैं, ठीक है। ये इटली के हैं। इनका जन्म 1866 में हुआ था, इटली में हुआ था। अरस्तु का जन्म जो है यूनान में हुआ था। और आरजी कालिंगवुड का जन्म जो है 1889 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ये सब चारों लोग क्या है? दार्शनिक, कला समीक्षक है, याद रखिएगा। तो यह किसने लिखा है कि एक ये अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली है, शब्दावली का कार्य है? तो सुजान के लैंगर हो जाएंगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित 11वीं सदी का प्रसिद्ध स्थापत्य है सास बहू का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को, ब्रह्मा जी, शिव, सूर्य मंदिर। तो क्या हो जाएगा? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित 11वीं शती ईस्वी में, मतलब प्रसिद्ध स्थापत्य सास बहू के मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सास बहू के मंदिर जो 11वीं शती में बनी थी, कहाँ पे? ग्वालियर में। क्वेश्चन आ सकता है कि सास बहू के मंदिर कब बनी थी? 11वीं शती में, ठीक है। कहाँ पे है सास बहू के मंदिर? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कहाँ? ग्वालियर में। क्वेश्चन आया हुआ है कि सास बहू का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है। तो ये मंदिर किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है। याद रखिए, सास बहू के मतलब ये मत समझ लीजिएगा सास बहू, ठीक है। सास बहू का मतलब विष्णु जी, ठीक है। सास बहू मंदिर जो है विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बेलूर कर्नाटक में स्थित होयसल काल का प्रसिद्ध मंदिर चंद्रकेशव मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित कराया गया? नरसिंह, राजा बल्लाल द्वितीय, राजा विष्णुवर्धन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेलूर कर्नाटक में स्थित होयसल काल का प्रसिद्ध मंदिर चंद्रकेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित करवाया गया? तो चंद्रकेश्वर मंदिर किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? कौन हो जाएंगे? बेलूर कर्नाटक में स्थित होयसल काल का प्रसिद्ध मंदिर चंद्रकेश्वर मंदिर जो है राजा विष्णुवर्धन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उड़ीसा में
स्थापित कलिंग शैली के समस्त मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर स्थापित किसे माना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर। ठीक है, तो उड़ीसा में स्थापित कलिंग शैली, कलिंग शैली जो है नागर शैली का दूसरा रूप है। नागर शैली का ही रूप को परिवर्तित करके जो है आपके क्या हो जाएगा, कलिंग शैली बनी थी। ठीक है, तो कलिंग शैली के अगर सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो है हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिंगराज मंदिर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर आता है। और मुक्तेश्वर मंदिर भी उड़ीसा का है। जगन्नाथपुरी मंदिर भी जो है आपके उड़ीसा का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी जो है आपके उड़ीसा का ही है। ठीक है, ये सारे चारों मंदिर में या उड़ीसा के सबसे मंदिर में जो लिंगराज मंदिर सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, सभी, बारहमासा। तो संगीत से संबंधित चित्रों को क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा, संगीत से संबंधित चित्र को रागमाला कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अस्थाई भाव विभाव अनुभाव ये किसके अवयव है? अस्थाई भाव विभाव अनुभाव ये किसके अवयव है? अलंकार, ध्वनि, ध्वनि, रस। तो अस्थाई भाव विभाव अनुभाव किसके अवयव है? तो क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय में हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो स्याह कलम का विकास किसके समय में हुआ था? क्या हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां गद्दी पे कब बैठे थे? 1628 में बैठे थे। कब तक बैठे थे? 1658 ईस्वी तक गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के अर्कोट जिले में स्थित चित्रम्बर के नटराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजराजेश्वर, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलंतुंग द्वितीय। तो तमिलनाडु के अर्कोट जिले में स्थित चिदम्बरम के नटराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो क्या हो जाएगा, कुलोतंग द्वितीय ने। तो चिदम्बरम के नटराज मंदिर याद रखिएगा। ठीक है, किसने क्या करवाया था? कुलोतंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर कला की बहुकोणीय योजना स्टार शेप निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में दृष्टिगत होती है? तो बहुकोणीय योजना, ठीक है, या स्टार शेप किस मंदिर कला शैली में देखने को मिलता है? नागर, द्रविड़, बेसर, पंचायतन शैली। तो बहुकोणीय या स्टार शेप जो मंदिर जो आपके बेसर शैली के मंदिर में आप देख सकते हैं। बेसर शैली जो है कर्नाटक में, मुख्य रूप से कर्नाटक में मिलेगा इस मंदिर। बेसर शैली का मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी के मौर्य, सिंधु घाटी की मूर्तियां, सिंधु घाटी के मृदभान, सिंधु घाटी के चित्रकला। तो यूनिकॉर्न की छवि किस पे मिलती है? यूनिकॉर्न एक सिंह वाला, एक सिंह वाला यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी मौर्य, सिंधु घाटी की मूर्तियां, सिंधु घाटी के मृदबान, सिंधु घाटी की चित्रकला पे। तो यूनिकॉर्न की छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी के मौर्य पे। ठीक है, यूनिकॉर्न की छवि कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी के मौर्य पे। भरूच स्तूप का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा करवाया गया, जिसे भारतीय पुरातत्व का पितामह भी माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पितामह माना जाता है किसे? दयाराम सैनी, सर जॉन मार्शल, रॉबर्ट ब्रसफूट, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भरूच स्तूप का उत्खनन कार्य 1800, भरूच का उत्खनन कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। कौन करवाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का पितामह माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का स्थापना कब हुआ था? 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था भारतीय पुरातत्व का। ठीक है, और 1861 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और कौन इसका प्रथम संस्थापक प्रथम
भारतीय पुरातत्व का पितामह प्रथम किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 1814 ईस्वी में इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन भारतीय पुरातत्व का पितामह या भारतीय पुरातत्व का जो निदेशक जो है ये कब बने थे? 1861 में। ठीक है, और नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व का जो है स्थापना 1861 में नई दिल्ली में हुआ था। और इसका निर्देशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो भरूच स्तूप का उत्खनन याद रखिएगा 1873 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कौन किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भरूच की स्तूप कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में। ठीक है, भरूच की स्तूप कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस भारतीय संग्रहालय में भरूच की अधिकतर अवशेष संग्रहित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई। तो किस भारतीय संग्रहालय में भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित है? तो कोलकाता संग्रहालय में। ठीक है, कोलकाता संग्रहालय में रखी गई है इसके अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विशुद्ध इस्लामिक शैली में बना भारत का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? रजिया सुल्तान का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, बलबन का मकबरा। विशुद्ध इस्लामी शैली में बना भारत का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? पूरी तरह से इस्लामी शैली में जो है प्रथम मकबरा किसका माना जाता है? बलबन का मकबरा। पूरी तरह से क्या? मुस्लिम शैली में बनाया गया किसका? बलबन का मकबरा। तो ध्यान में रखिएगा इसको, विशुद्ध इस्लामी शैली में बना भारत का प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में स्थित सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, बेताल देव का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, उपयुक्त में से सभी। तो उड़ीसा में सबसे प्राचीनतम मंदिर किसे माना जाता है? बेताल देव का मंदिर माना जाता है। सबसे प्राचीनतम मंदिर बेताल देव का माना जाता है। और सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में, जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चालुकालीन आईहोल समूह का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण किस मंदिर स्थापत्य को माना जाता है? लाडखान मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेखती का मंदिर। तो चालुकालीन आईहोल समूह का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण किस किस मंदिर स्थापत्य को माना जाता है? तो चालुक्यकालीन आईहोल समूह का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो दुर्गा मंदिर माना जाता है, याद रखिएगा। आईहोल समूह का सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो है दुर्गा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पल्लवकालीन कांचीपुरम का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो पल्लवकालीन कांचीपुरम का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन प्रथम। तो पल्लवकालीन कांचीपुरम में एक कैलाश मंदिर है। ठीक है, कैलाश मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु में जो है कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कौन किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, कौन किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है पल्लवकालीन कांचीपुरम तमिलनाडु में सबसे श्रेष्ठ मंदिर कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के सर्वप्रथम विशाल पत्थरों एवं चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला का विकास किस शासक द्वारा करवाया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन, राजसिंह, नंदी वर्मन। तो दक्षिण भारत में जो है सर्वप्रथम, मतलब स्टार्टिंग में सर्वप्रथम विशाल पत्थरों व चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का विकास किस शासक द्वारा करवाया गया? ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो है सर्वप्रथम विशाल पत्थरों और चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का विकास करवाया। और इसको उच्च कोटि तक ले जाने का काम कौन किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। अगर प्रथम नहीं रहता, उच्च कोटि तक ले जाने के काम जो दक्षिण भारत के मंदिरों को कौन काम किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम स्टार्टिंग जो करवाया था पत्थरों को काट के वो महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? तो क्या हो जाएगा? एकता, संतुलन, सामंजस्य, अंतराल। तो संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी कला तत्व नहीं आता है? तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा नहीं आएगा? अंतराल। क्योंकि अंतराल जो है कला का तत्व है। कला के तत्व कितने हैं? 6, उनमें से अंतराल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित गुप्तकालीन तिगवा का मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? आदिनाथ, लक्ष्मण, पार्वती, विष्णु। तो तिगवा का मंदिर किसको समर्पित है?
तिगुआ का मंदिर जो है आपके विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तिगुआ का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गुप्त काल में बनी है। तिगुआ का मंदिर किसको समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। विष्णु, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित गुप्तकालीन तिगुआ का मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुप्तकालीन अधिकांश मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी देवियों को अंकित किया गया है, जिसमें देवी गंगा को किस पशु पर सवार दर्शाया गया? कछुआ, सिंह, सर्प, मगरमच्छ। ठीक है, जो देवी गंगा है उसको उनको किस पशु पर दर्शाया गया है? तो गुप्तकालीन अधिकांश मंदिरों के प्रवेश द्वार पे, मतलब ज्यादातर गुप्तकालीन के जो मंदिर बने हैं उसके अधिकांश मंदिरों के प्रवेश द्वार पे नदी देवियों को अंकित किया गया है, जिनमें जिसमें देवी गंगा को पशु पर सवार दर्शाया गया मगरमच्छ। तो गंगा की सवारी क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। ठीक है, और यमुना की सवारी क्या हो जाएगा? कछुआ। ठीक है, यमुना की सवारी कछुआ। सर्प किसकी सवारी है? सर्प किसके प्रतीक है? पार्श्वनाथ। ठीक है, और सिंह जो है आपके महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सफेद संगमरमर से निर्मित भारत का प्रथम स्तूप माना जाता है? अमरावती का स्तूप, सांची का स्तूप, नेलकोंडपल्ली का स्तूप, उपयुक्त में से सभी। तो सफेद संगमरमर का जो है भारत में प्रथम स्तूप माना जाता है। क्या हो जाएगा? अमरावती का स्तूप जो है भारत में प्रथम स्तूप है जो सफेद संगमरमर से बनाया गया है। अमरावती की स्तूप की खोज जो है कौन किया था? 1797 में कर्नल मैकेंजी ने अमरावती स्तूप की खोज किया था। ठीक है, और किससे बना? संगमरमर से बना है। सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे श्रेष्ठ मंदिर, मतलब स्तूप है भारत का, या उत्तर भारत का सबसे श्रेष्ठ जो है सांची का स्तूप है। नेलकोंडपल्ली का स्तूप ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धमेक स्तूप का संबंध है मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, शुंग वंश से, कुषाण वंश से? धमेक स्तूप का संबंध किससे? गुप्त वंश से। याद रखिएगा, धमेक किससे संबंधित है? गुप्त से। कहाँ पे है? सारनाथ, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तुजू के बाबरी के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद, बाबर, अबुल फजल, गुल बदन बेगम। तो तुजू के बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजू के बाबरी के लेखक कौन है? बाबर है, लेकिन वकायते बाबरी के लेखक कौन है? इसी तुजू के बाबरी जो है बाबर ने स्वयं लिखा था अपनी आत्मकथा। ठीक है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ था। अकबर के समय में जो फारसी अनुवाद हुआ था वो वकायते बाबरी के नाम से हुआ था। उसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, फारसी अनुवाद में कौन किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने वकायते बाबरी के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तियों में अर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ग्रीक, रोम, मिस्र, भारत। मूर्तियों में अर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रीक। याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है अर्काइक मुस्कान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ग्रीक, यूनान। ग्रीक कहाँ पड़ता है आपके? यूनान में पड़ता है। ठीक है, ग्रीक जो है यूनान के ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीतनवासन गुफा को किस विद्वान ने पांड्य चित्रकला का केंद्र माना है? ईवी एबल, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर शिवराम मूर्ति। तो सीतनवासन गुफा जो है किस विद्वान ने पांड्य चित्रकला के केंद्र माना है? तो ईवी एबल, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर शिवराम मूर्ति। तो सीतनवासन गुफा को किस विद्वान ने पांड्य चित्रकला का केंद्र माना? तो डॉक्टर शिवराम मूर्ति। सीतनवासन गुफा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कब बनी थी? तो 7 से 9वीं शताब्दी में बनी थी।
7 से 9वीं शती ईस्वी में बनी थी। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? कावेरी नदी बहती है, ठीक है, कावेरी नदी यहाँ पे बहती है, याद रखिएगा शीतलवासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य या मूर्ति कौन है? मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन, तो द रेंडियर, द वीनस ऑफ बिल्डेनडॉर्फ, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो, मदर गॉडेस मोहनजोदारो। तो मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य मूर्ति कौन सा? द वीनस ऑफ द बिल्डेनडॉर्फ। याद रखिएगा कि मनुष्य के द्वारा सबसे प्राचीन मूर्ति या स्थापत्य कौन है? द वीनस ऑफ बिल्डेनडॉर्फ। किस राज्य में धार्मिक त्योहार गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम एवं उत्सव से मनाया जाता है? तो किस राज्य में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम उत्सव से मनाया जाता है? महाराष्ट्र। याद रखिए, गणेश चतुर्थी कहाँ का फेमस है? महाराष्ट्र का फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी कला 3D त्रियामी कला के अंतर्गत आता है? चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, काव्य कला। क्या हो जाएगा? 3D त्रियामी कला जो है आपकी मूर्ति कला हो जाएगा। 3D और त्रियामी कला के लिए कौन जाना जाता है? मूर्ति कला। हमारा शरीर कितने आयामी है या 3D है? तो 3, ठीक है, हमारे शरीर क्या है? 3D या त्रियामी है, या मूर्ति कला क्या है? 3D या त्रियामी है। चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समयावधि से संबंधित है? 16, 10, 13, 12। तो चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति, देवी उमा या नटराज की मूर्ति पूछ दे तो किस काल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? 12वीं शती। याद रखिएगा, चोलकालीन के समय जो है 9 से 13वीं शती ईस्वी में चोलकाल चली थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देवी उमा और नटराज की मूर्ति जो है चोलकाल में 12वीं शती में, मतलब 12वीं शती में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुई है? राजपूत, होयसल, पल्लो, चोल। तो किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति गंगा अवतरण निर्मित है? तो गंगा अवतरण कब, कहाँ पे हुई? पल्लो काल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड चंद्रा की कागज वाली प्रति भारत प्रति का संबंध किस चीज शैली से? पाल शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली। लॉर्ड चंद्रा की कागज वाली प्रति भारत का संबंध किस चीज शैली से रहा? तो लॉर्ड चंद्रा, याद रखिएगा, कागज वाला प्रति जैन शैली से संबंधित है। जैन शैली जो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में चली थी 11 से 15वीं शती ईस्वी में। किस धर्म से संबंधित है? जैन। तो जैन धर्म से। राजस्थानी जो है आपके राजस्थान में चली थी 1619वीं शती ईस्वी में। मुगल भी चली थी 1619वीं शती ईस्वी में। पाल जो है 9 से 12वीं शती ईस्वी में चली थी, ठीक है। तो लॉर्ड चंद्रा की कागज वाली प्रति का संबंध किस चीज शैली से रहा? जैन शैली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रूप में सृष्टि का सृजन, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? नटराज दृश्य में, शिव दृश्य में, कामदेव नृत्य में, कल्याण सुंदरम में। तो निम्नलिखित में से किस रूप में सृष्टि का सृजन, जीवन तथा मरण सजीव दर्शाया गया? क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? नटराज दृश्य। याद रखिएगा, नटराज दृश्य में सृष्टि का सृजन, जीवन तथा मरण दिखाया गया है। मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। ग्राफिक कला, लोक कला, संस्थापक कला, परंपरागत कला। तो मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, तो क्या हो जाएगा? संस्थापन कला यानी इंस्टॉलेशन कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? देवताओं और देवियों का चित्रण है बूंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल। तो कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो क्या हो जाएगा? तो देवताओं और देवियों का चित्रण पहाड़ी हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले नंबर पे हम पहाड़ी देंगे, कभी ऑप्शन में पहाड़ी नहीं होगा तो राजस्थानी शैली भी हो जाएगा सही यहाँ पे। चोल काल में निर्मित नटराज मूर्ति का माध्यम है संगमरमर, ग्रेनाइट, कांस, टेराकोटा। तो चोल काल में निर्मित नटराज मूर्ति का माध्यम क्या हो जाएगा? कांस।
कांस्य में बनी है नटराज की मूर्ति, कब बनी है? चोल काल में 12वीं शती में बनी है। 12वीं शती में जो नटराज की प्रतिमा और देवी उमा की प्रतिमा बनी है। चोल काल का समय जो है कभी पूछ देगा तो 9 से 13वीं शती ईस्वी याद रखिएगा। चोल काल तमिलनाडु में चली थी, 9 से 13वीं शती में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? गुल बदन बेगम ने, सुलेमान मिर्जा ने, मिर्जा हिंदाल ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो बाबरनामा जो तुजु के बाबरी या बाबरनामा, बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था बाबरनामा से या तुजु के बाबरी के नाम से, ठीक है। लेकिन उसका फारसी अनुवाद वकायते बाबरी के नाम से फारसी भाषा में अकबर ने करवाया था। इनमें से कौन किया था आपको ये बताना है। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद या तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद जो है अकबर के समय में फारसी भाषा में हुआ था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ध्यान रखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? मथुरा, अमरावती, होयसल, सुंग। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुई है? तो क्या हो जाएगा? मथुरा। याद रखिएगा, यक्ष यक्षिणी का जो है यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो मथुरा में हुआ है। दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर स्थापित है बेलूर, कुंभकोणम, त्रिकूट, हेलेबीड। तो दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर, मतलब दक्षिण भारत में जो है एक सूर्य मंदिर है, ठीक है, दक्षिण भारत के अंतर्गत। उस सूर्य मंदिर का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? कुंभकोणम। याद रखिएगा, दक्षिण भारत के मात्र एक सूर्य मंदिर है, उसका क्या नाम है? कुंभकोणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के बैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन डैश में बहुतायत से पाई जाती है? बंगाल, कश्मीर, नेपाल, गुजरात। तो विष्णु की बैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन डैश में बहुतायत से पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? तो विष्णु के बैकुंठ, बैकुंठ विष्णु का निवास स्थान है, ठीक है। तो विष्णु के बैकुंठ की मूर्ति विशेष अभिव्यक्ति मध्यकालीन में बहुतायत में पाई जाती है, कश्मीर में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर के दीवारों पर निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? तो गुप्तकालीन देवगढ़ के मंदिर, ठीक है, देवगढ़ के मंदिर जो है आपके कानपुर में है, ठीक है, उसमें इन दीवारों पर कौन सा मूर्ति शिल्प नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शेषाई विष्णु है, नर नारायण है, गजेंद्र मोक्ष है, खीटिका नहीं है। खीटिका जो मूर्ति जो है आपके कर्नाटक में होयसल वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। तो गुप्तकालीन देवगढ़ की दीवारों पर निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? तो अखेटिका नहीं है। बाकी शेषाई विष्णु है, नर नारायण है, गजेंद्र मोक्ष है। चंपारण बिहार के रामपुरवा से प्राप्त बुल कैपिटल का वर्तमान संग्रह ज्ञात करे। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राजकीय संग्रहालय पटना। तो चंपारण बिहार से रामपुरवा से प्राप्त बुल कैपिटल वर्तमान में संग्रह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, ठीक है। तो बुल कैपिटल जो चंपारण बिहार से मिला है, ठीक है, रामपुरवा कोई गांव है वहां से मिला है, उसको कहाँ पे संग्रहित किया गया? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोणार्क मंदिर रथ को कितने अश्वों द्वारा खींचता दर्शाया गया है? 12, 7, 6, 17। तो क्या हो जाएगा? तो कोणार्क मंदिर के रथ को कितने अश्वों द्वारा खींचते दिखाया गया है? तो क्या हो जाएगा? 7। इसमें पहिए कितने हैं? 12 जोड़ी, 12 दूना 24 पहिए हैं, ठीक है, 12 जोड़ी है, मतलब 24 पहिए है, और 7 घोड़े जो है श्वेत घोड़े जो है खींचते हुए दिखाया गया है, ठीक है। किसके शासनकाल में मंदिर कला विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी? गुप्त, पल्लव, चोल, विजयनगर। तो किसके शासनकाल में मंदिर कला विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी? तो क्या हो जाएगा? तो विजयनगर। याद रखिएगा, मंदिर किसके शासनकाल में मंदिर कला अपने अंतिम चरण तक पहुंच गए थे? विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई गज पृष्ठाकार एडोपशील योजना नहीं है? तो कोप्तेश्वर मंदिर, चेजराला, नाखुल सदैव रथ ममलमपुरम, दुर्गा मंदिर आईहोल, तेली का मंदिर ग्वालियर। तो निम्नलिखित में से किसकी कोई गज
पृष्ठकाल यानी एडोपशील योजना नहीं है, मतलब एक कास्म पत्थर से नहीं बनाया गया है। तो कौन सा मंदिर है इनमें से कास्म पत्थर से नहीं बनी है? तो तेली का मंदिर नहीं है। बाकी गुप्तेश्वर का मंदिर है, नाकुल सहदेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, ये सब जो है पत्थर, मतलब एक कास्म पत्थर को काट के, ऊपर से काट के नीचे तरफ बनाई गई है, ठीक है, तीनों मंदिर को। लेकिन तेली का मंदिर जो है जैसे घर बनता है, एक एक ईंट जोड़ जोड़ के उसको बनाया गया, तो तेली का मंदिर जो है नहीं होगा, ठीक है। तेली का मंदिर जैसे एक एक ईंट जोड़ के बनाते हैं ना, ऐसे घर बनता है, तो तेली का मंदिर जो एक एक ईंट जोड़ जोड़ के बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये नहीं होगा तेली का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन मंदिर स्थापत्य कश्मीर में स्थित नहीं है? द्वारका द्वारिकाधीश मंदिर, काफिर काफिर कोट का मंदिर, लुडाओ के मंदिर, शंकर गौरीश्वर मंदिर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर जो है कश्मीर में स्थित नहीं है? तो द्वारकाधीश मंदिर नहीं है, बाकी सब है। काफिर कोट का मंदिर भी है, लुडाओ के मंदिर भी है, शंकर गौरीश्वर मंदिर, तीनों जो आपके कश्मीर में है। तीनों कहाँ पे आपके? कश्मीर में है। लेकिन द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाशुरामेश्वर मंदिर के लेटिन शीर्ष दर पर लकुलिस की प्रतिमा उसे किस पंथ से संबंधित सूचित करता है? लिंगायत, पशुपति, वैष्णव, शाक्त। तो क्या हो जाएगा? परशुरामेश्वर मंदिर के लेटिन शीर्ष दर पर लकुलिस की प्रतिमा उसे किस पंथ से संबंधित सूचित करती है? तो क्या हो जाएगा? पशुपति, याद रखिएगा, ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचना मंदिर कौन सा है? भीमरथ, महाबलीपुरम, कैलाश मंदिर, कांचीपुरम, सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम, बैकुंठ, पेरुमल मंदिर, कांचीपुरम। तो पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचना मंदिर कौन सा है? तो पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचना मंदिर कौन सा है? तो सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्तौड़ के किले में स्थापित विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? ऋषभ देव, शिव, गणेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चित्तौड़ के किले में स्थापित विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है। तो चित्तौड़ के किले में स्थापित विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? विष्णु, याद रखिएगा। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ, इलाहाबाद, नई दिल्ली, गुजरात। लौह स्तंभ जिसको आयरन पिलर के नाम से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था, नई दिल्ली में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? कुमारगुप्त प्रथम हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। कौन बनवाया था? कुमारगुप्त ने। कब बनवाया था? 414 में बनवाया था। 414 में जो कुमारगुप्त ने बनवाया था, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कौन बनवाया था? कुमारगुप्त ने। 414 में। कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है पर्शियन ब्लू, अल्टामेरियन ब्लू, काला, नेवी ब्लू। तो भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या होता है? चक्र रंग क्या हो जाएगा? तो भारतीय झंडे में चक्र होता है, जो गोला सा चक्र होता है, ठीक है। इसमें कौन सा रंग है? नेवी ब्लू है, ठीक है। नेवी ब्लू, याद रखिएगा। गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि किस चोल शासक को प्राप्त हुई है? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, प्रांतक प्रथम, कुलोत्तंग द्वितीय। तो गोंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि किस चोल शासक को प्राप्त हुई है? तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा। गोंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि किस चोल शासक को प्राप्त हुए हैं? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोणार्क सूर्य नारायण मंदिर का निर्माण किस सामग्री से हुआ? तो कोणार्क के जो सूर्य नारायण के कोणार्क के सूर्य नारायण मंदिर का निर्माण किस सामग्री से हुआ था? हरे कोलराइट पत्थर, काले ग्रेनाइट पत्थर, काले कोलाइट पत्थर, काले बेसाल्ट पत्थर। तो कोणार्क के सूर्य नारायण मंदिर का निर्माण किस सामग्री से हुआ है? तो क्या हो जाएगा? तो कोणार्क के सूर्य नारायण मंदिर का निर्माण किस सामग्री से हुआ? तो काले ग्रेनाइट पत्थर हो जाएगा, काले ग्रेनाइट पत्थर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन प्रतिमा विज्ञान के अनुसार किस देवता को घोड़े के रूप में दर्शाया गया है, जो ज्ञान के देवता का प्रतिकृतिकरण माना जाता है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश। तो प्राचीन प्रतिमा विज्ञान के अनुसार किस देवता को घोड़े के रूप में दर्शाया गया है, जो ज्ञान के देवता का प्रतिकृतिकरण माना जाता है? तो क्या हो जाएंगे? विष्णु याद रखिएगा, ज्ञान विष्णु हो जाएगा। काष्ठ कटाई परंपरा आधारित किस प्राचीनतम गुफा में अलंकृत मेहराब द्वार के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? काष्ठ कटाई परंपरा पर आधारित किस प्राचीनतम गुफा में अलंकृत मेहराब द्वार के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? भाजा गुफा, कार्ले गुफा, लोमस ऋषि गुफा, नागार्जुन गुफा। तो लोमस गुफा याद रखिएगा, ठीक है। काष्ठ कटाई परंपरा की आधारित किस प्राचीनतम गुफा में अलंकृत मेहराब द्वार सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? लोमस ऋषि गुफा। कार्ले और भाजा गुफा जो आपके कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खजुराहो में स्थित चंडेल वंशीय मंदिरों की कुल कितनी श्रेणियां प्राप्त होती है? 1, 2, 3, 4। तो खजुराहो में स्थित चंडेल वंशीय मंदिरों की कुल कितनी श्रेणियां प्राप्त होती है? तो कितनी प्राप्त होती है? 3 प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध क्षेत्र कोटदीजी का उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? RS बिष्ट, रंगनाथ राव, फजल अहमद, बीबी लाल। तो सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध क्षेत्र कोटदीजी का उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? तो कोटदीजी का उत्खनन कार्य जो है फजल अहमद किए थे। कोटदीजी कहाँ पे है? ठीक है, तो कोटदीजी का उत्खनन याद रखिएगा, फजल अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा बिहार के बराबर पहाड़ी पर कुल कितनी गुफाएं उत्खनित कराई गई है? 7, 5, 4, 3। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा बिहार की बराबर पहाड़ी पर कुल कितनी गुफाएं का उत्खनित करवाई गई है? तो कुल कितनी कराई गई है? 4। तो बराबर की पहाड़ी पे 4 अशोक ने करवाया था, नागार्जुन की पहाड़ी पे 3 जो है दशरथ ने करवाया था। अशोक के पोता जो थे, दशरथ नाम था उनका, उन्होंने नागार्जुन के पहाड़ी पे 3 किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? बराबर की पहाड़ी पर। तो बराबर मतलब अशोक ने 4 बनवाया था, इसलिए 4 हो जाएगा। अलाई दरवाजा की वर्तमान स्थिति है गुजरात, लाहौर, दिल्ली, पंजाब। अलाई दरवाजा की वर्तमान स्थिति का, अलाई दरवाजा जो दिल्ली में कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कुतुब मीनार के परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर के जलाने से क्या प्राप्त होता है? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, उपयुक्त में से सभी। तो संगमरमर से जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो लाइम स्टोन प्राप्त होता है, लाइम स्टोन प्राप्त होता है संगमरमर को जलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुफा निर्माण का सही क्रम बताएं। जो गुफा बनते हैं, कोई भी गुफा, जैसे अजंता हो गया, एलोरा हो गया, सीतनवासन, एलिफेंटा, इससे गुफा बने कैसे हैं? तो गुफा निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? गुफा के लिए क्या करेंगे? मान लेते ये गुफा है, ये गुफा है, तो सबसे पहले अपने आई लेवल पे क्या करेंगे? गवाच, मतलब गुआच काटेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? एक खिड़की के समान जो है इस तरह के काटेंगे। फिर इसके अंदर हम जाएंगे, ऊपर छत काटेंगे, ठीक है, छत काटेंगे। फिर क्या करेंगे? छत गिरे ना इसलिए इसके अंदर खम्बा काटेंगे इस तरह का, छत के साथ साथ खम्बा भी काटेंगे, ठीक है। तो खम्बा काटेंगे, फिर दीवार को काटेंगे, ठीक है, दीवार भी तो चाहिए, दीवार काटेंगे। उसके बाद में फिर निकलने के लिए हम क्या करेंगे? प्रवेश द्वार देखेंगे, जिधर से प्रवेश द्वार देखेंगे कि इधर से द्वार, मतलब प्रवेश द्वार बन सकते हैं, जिधर से रोड निकलेगा उधर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका गुआच, छत, खंबे, दीवार, प्रवेश, मतलब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है बस्तर, जयपुर, आजमगढ़, गोरखपुर। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है तो क्या हो जाएगा? बस्तर हो जाएगा, ठीक है। टेराकोटा, अगर टेराकोटा पूछ देगा तो बस्तर, लेकिन उत्तर प्रदेश में टेराकोटा अगर आता है तो गोरखपुर। अगर उत्तर प्रदेश लगा हुआ है टेराकोटा में तो क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नहीं लगा रहेगा तो याद रखिएगा बस्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा अजात शत्रु की प्रतिमा, परखम यक्ष की प्रतिमा का वर्तमान संग्रह है। तो ऐतिहासिक काल की प्रथम प्रतिमा मतलब ऐतिहासिक जब स्टार्ट हुआ था तो प्रथम प्रतिमा जो है इतिहास काल के कौन हो जाएगा, अजात शत्रु की प्रतिमा। ये अजात शत्रु की प्रतिमा को ही परखम यक्ष की प्रतिमा बोलते हैं। जो कहाँ पे रखी गई है, कहाँ से मिली है, मथुरा से मिली है, मथुरा संग्रहालय में ही रखी गई है। तो कहाँ मिली है, क्या हो जाएगा, राज संग्रहालय मथुरा में रखी गई, मथुरा से मिली है, वहीं पे इसको संग्रहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्खनन करता है। तो लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है वर्ण के विरोध, रूप का विरोध, स्थानीय विरोध, रेखीय विरोध। तो क्या हो जाएगा, लाल रंग के साथ क्या होता है, हरे रंग का क्या होता है, वर्ण का विरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के मेकियावेली के नाम से प्रसिद्ध है घनानंद, कालिदास, विष्णुवर्धन, चाणक्य, कौटिल्य। भारत के मेकियावेली के नाम से कौन प्रसिद्ध है, भारत के मेकियावेली के नाम से प्रसिद्ध है आपके कौन प्रसिद्ध है, चाणक्य, कौटिल्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर किस सोलंकी शासक द्वारा निर्मित करवाया गया था, नरसिंहदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, ललितादित्य, मुक्तापीठ। तो मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर किस सोलंकी शासक द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था, तो मोढेरा गुजरात में भी एक सूर्य मंदिर है जो सोलंकी शासक द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो कौन किया था, भीमदेव प्रथम। याद रखिएगा, मोढेरा के गुजरात मंदिर जो है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, मोढेरा के गुजरात मंदिर जो है कौन बनवाया था, सोलंकी वंश से। सोलंकी वंश में कौन, भीमदेव प्रथम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती हुई अप्सराएं का अंकन अजंता की किस गुफा से प्राप्त है, गुफा संख्या है, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। तो उड़ती हुई अप्सराएं का अंकन अजंता किस गुफा से प्राप्त होता है, तो उड़ती हुई अप्सराएं जो है गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धातु ढलाई विधान लास्ट वैक्स फोर्सेस द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प का संबंध मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक राजवंश से रहा है, गुप्त वंश, चोल वंश, गंग वंश, चंदेल वंश। तो धातु ढलाई विधान लास्ट वैक्स फोर्सेस द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प का संबंध मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक राजवंश से रहा है, तो क्या हो जाएगा, चोल वंश से संबंधित। याद रखिएगा, धातु ढलाई, चोल वंश में जो है देवी उमा, नटराज की मूर्ति बहुत बनी है धातु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोककालीन सिंह शीर्ष स्तंभ पर स्थित किस पशु आकृति को चतुर, विशालता, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, सिंह, वृषभ, गज, अश्व। तो अशोककालीन सिंह शीर्ष स्तंभ पर स्थित पशु आकृति को चतुर, विशालता, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। किसको माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, चतुर, विशाल था, ऐश्वर्य के प्रति गज, गज मतलब हाथी को माना जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जल रंग प्रयोग करने वाला चित्रकार किस माध्यम में काम कर सकता है, तेल रंग, टेम्परा, एक्रेलिक, सभी। तो जल रंग प्रयोग करने वाला चित्रकार किस माध्यम में काम कर सकता है, तो जल रंग वाला जो जल रंग में काम कर सकता है वो सभी में काम कर सकता है, ठीक है। ऑयल में कर सकता है, पेस्टल में कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, एक्रेलिक में भी कर सकता है, सभी हो जाएगा। तो जल रंग प्रयोग करने वाले कलाकार, चित्रकार जो थे सभी में काम कर लेंगे। चट्टान को काटकर बनाया गया एकात्मक शैली का सबसे बड़ा मंदिर स्थापत्य माना जाता है, एलिफेंटा मंदिर, कैलाश मंदिर, बादामी मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर। तो चट्टान को काटकर बनाया गया एकात्मक शैली का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, कैलाश मंदिर, ठीक है। तो चट्टान को काटकर एकात्मक शैली में, ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कैलाश मंदिर। तो चट्टान को काट कर जो है कैलाश जो मंदिर बना है, सबसे बड़ा मंदिर जो आपको कैलाश मंदिर, याद रखिएगा, एकात्मक शैली में 8वीं शती में बनी है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। भारतीय कला में वेदी वंश शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य, मंदिर स्थापत्य से। तो वेदी वंश, भारतीय कला में जो वेदी वंश जो है किससे संबंधित है, तो वेदी वंश जो है किससे संबंधित है, मंदिर स्थापत्य से। याद रखिएगा, वेदी वंश किससे संबंधित है, मंदिर स्थापत्य से। अशोककालीन शिलालेख में सर्वश्रेष्ठ शिलालेख माना जाता है, सारनाथ का, रामपुरवा का, रूमिनदेई, प्रयाग का। अशोककालीन शिलालेख में सबसे शिलालेख माना जाता है,
तो क्या हो जाएगा, रुक्मिणी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची स्तूप किस तोरण पर अशोक सम्राट की रामग्राम यात्रा का अंकन प्राप्त होता है? सांची स्तूप के किस तोरण द्वार पर सम्राट अशोक की रामग्राम यात्रा का अंकन प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा, दक्षिणी तोरण द्वार याद रखिएगा। सांची स्तूप के किस तोरण द्वार पर सम्राट अशोक की रामग्राम यात्रा का अंकन प्राप्त होता है? तो दक्षिणी तोरण द्वार याद रखिएगा। ग्वालियर से प्राप्त बेसनगर यक्षी प्रतिमा तेलिन यक्षी का वर्तमान संग्रह ज्ञात करें। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, स्टेट म्यूजियम पटना, छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय मुंबई। ग्वालियर से प्राप्त बेसनगर यक्षी प्रतिमा तेलिन यक्षी का वर्तमान संग्रह ज्ञात करें। तो ग्वालियर से प्राप्त बेसनगर यक्षी की प्रतिमा, इसी को तेलिन यक्ष बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ, ग्वालियर से। तो ग्वालियर से प्राप्त हुआ बेसनगर यक्षी प्रतिमा, इसी को तेलिन की प्रतिमा बोलते हैं। कहाँ पे रखी गई है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखी गई है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अधिकांश काकतीय मंदिर निम्न में से कहाँ निर्मित कराए गए हैं? त्रिकूट, पंचायन, द्विकूट, हेलेबीड। तो अधिकांश काकतीय मंदिर निम्न में से कहाँ निर्मित करवाए गए हैं? तो क्या हो जाएगा, त्रिकूट याद रखिएगा। अधिकांश काकतीय मंदिर निम्न में से कहाँ निर्मित करवाया गया है? त्रिकूट हो जाएगा। मौर्यकालीन सर्वश्रेष्ठ यक्षी प्रतिमा दीदारगंज यक्षी प्रतिमा अपने हाथ में धारण किए हुए हैं माला, छत्र, चावड़, भाला। तो मौर्यकालीन सर्वश्रेष्ठ यक्षी प्रतिमा दीदारगंज यक्षी प्रतिमा अपने हाथों में धारण किए गए। क्या किए अपने हाथ में? चावड़ याद रखिएगा। मौर्यकालीन सर्वश्रेष्ठ यक्षी प्रतिमा दीदारगंज यक्षी प्रतिमा अपने हाथ में धारण किए, तो चावड़ याद रखिएगा। सल्तनत काल के प्रथम राजवंश गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह बलबन। तो सल्तनत काल के प्रथम राजवंश गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सल्तनत काल में जो है आपके टोटल 5 राजवंशों में आते हैं। 5 राजवंशों को जो है सल्तनत काल के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें से प्रथम राजवंश जो है आपके दूसरे गुलाम वंश है, दूसरे खिलजी है, तीसरे तुगलक वंश है, चौथे सैद, पांचवे लोधी है। ठीक है, बोल क्या रहा है, सल्तनत काल के प्रथम राजवंश गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के प्रथम शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जिराफ समूह का शैल चित्र किस शिलाश्रय से प्राप्त होता है? भीमबेटका, लोखंडिया, अलनिया, आदमगढ़। तो जिराफ समूह का शैल चित्र जो है किस शिलाश्रय से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? आदमगढ़। याद रखिएगा, जिराफ समूह का शैल चित्र किस शिलाश्रय से प्राप्त होता है? तो आदमगढ़ हो जाएगा। आदमगढ़ कहाँ है पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सल्तनत कालीन मुस्लिम स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक आर्ट नाम देने का श्रेय किसे जाता है? सल्तनत कालीन मुस्लिम स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक आर्ट नाम देने को श्रेय किसे जाता है? ईवी हेबल, स्ट्रैकरमिस, डब्ल्यू.जी. आर्चर, पर्सी ब्राउन। तो सल्तनत काल के मुस्लिम स्थापत्य को इंडो इस्लामिक आर्ट नाम देने का श्रेय किसे जाता है? पर्सी ब्राउन को जाता है। पर्सी ब्राउन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ये क्या है? कला समीक्षक हैं, दार्शनिक हैं, याद रखिएगा। तो सल्तनत कालीन मुस्लिम स्थापत्य है। ठीक है, उसे इंडो इस्लामिक आर्ट किसने बोला था? सल्तनत कालीन मुस्लिम स्थापत्य को इंडो इस्लामिक आर्ट किसने बोला था? पर्सी ब्राउन बोले थे। पर्सी ब्राउन कहाँ थे? इंग्लैंड के थे। तो आपका 125 श्रृंखला जो है ऑफलाइन बैच का जो है आपकी कंप्लीट हो गया। अगर आपका मेरा क्लास पसंद आया तो इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।